सो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में सबसे पहले है स्फेरिकल कैपेसिटर। दूसरा पढ़ना है जो सबसे ज़्यादा है आपके सिलेबस में, वो है पैरेलल कैपेसिटर। और तीसरा है सिलेंड्रिकल। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो है पैरेलल कैपेसिटर। लेकिन पैरेलल की ज़रूरत पड़ी क्यों, उसके लिए थोड़ा सा स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ना पड़ेगा और कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो दोनों ही केस के लिए स्फेरिकल हमें स्टडी करना पड़ेगा। कैपेसिटर के बारे में कल जो हमने डिस्कस किया था, अकॉर्डिंग टू दैट कि कैपेसिटर जो है वो चार्ज स्टोर कर रहा है। तो चार्ज स्टोर करने के लिए सबसे आसान तरीका है, एक सिंपल सा कंडक्टर ले लो, उसको चार्ज दे दो और चार्ज अपने पास स्टोर कर लेगा। इट इज़ ऑल्सो ए कैपेसिटर। अब वो काम का होगा कैपेसिटर या नहीं होगा, उससे हमारा पर्पस सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा वो एक अलग मैटर है। लेकिन किसी भी कंडक्टर को आप चार्ज दोगे तो वो कुछ ना कुछ तो चार्ज स्टोर कर लेगा, और जो भी वो चार्ज स्टोर करेगा वही उसकी कैपेसिटी होगी, यानी कि वही उसका कैपेसिटेंस होगा। सो सबसे पहले जो शेप इंट्रोड्यूस किया गया वो स्फेरिकल कैपेसिटर था। स्फेरिकल कैपेसिटर के अंदर एक सिंपल कंडक्टर, एक स्फेयर, इसको हमने चार्ज दे दिया। कंडक्टर है तो चार्ज रिसाइड करेंगे सरफेस पर। कंडक्टिंग स्फेयर है तो चार्ज रिसाइड करेंगे सरफेस पर। अंदर तो चार्ज होगा ही नहीं, चाहे होलो हो या सॉलिड हो, डजेंट मैटर। तो इस स्फेरिकल कंडक्टर का हमें कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कल पढ़ा था, C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी। अगर हमें Q पता चल जाए, V पता चल जाए तो C निकाल देंगे। तो चार्ज हमने कितना सप्लाई किया, सपोज टोटल चार्ज इसके पास Q है, टोटल चार्ज इज Q। तो Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, तो स्फेयर का हमने पोटेंशियल निकाला हुआ है। इसका रेडियस अगर R मान लें, रेडियस इज R, तो सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। दिस मच ऑफ पोटेंशियल एट द सरफेस। अंदर भी इतना ही होता है, लेकिन अंदर से मतलब नहीं, वो सरफेस पे चाहिए। तो इतना पोटेंशियल होगा इसके सरफेस पर। तो C की वैल्यू कितनी हो गई, C इज इक्वल्स टू चार्ज Q दिया है हमने, चार्ज Q है, पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। Q से Q कैंसिल, तो C की वैल्यू आ गई, ये सब ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। वही बात आ गई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है। So C is directly proportional to R, depending on the size of sphere, depending on the size of sphere। R पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस बढ़ाते जाइए, कैपेसिटेंस बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था 9 इंटू 10⁻⁹। यहाँ से निकाल लीजिए, तो 1/9 इंटू 10⁹ इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R पर। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कैपेसिटी होगी कितनी। कोई बात नहीं, एक स्फीयर मान लेते हैं छोटा सा, छोटा सा 1 मीटर का रेडियस ले लो। इमेजिन 1 मीटर का रेडियस है स्फेरिकल, तो एक बड़ी सी बॉल बन जाएगी स्फेरिकल शेप में। तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, R को हम मान रहे हैं 1 मीटर, तो देखिए तो कैपेसिटेंस कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 हो जाएगा, 9 टू 10⁹। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 0.11 10⁻⁻⁹, तो कैपेसिटी आ रही है -10। माइक्रो फैराड में भी लिखोगे अगर, तो 1.1 10⁻⁻⁹
-4 माइक्रोफेराड। समझ रहे हो इसका मतलब? C इज इक्वल्स टू Q बाई V होता है। इसका मतलब ये है कि अगर 10 टू द पावर -10 कूलम, छोटा सा चार्ज 10 की पावर -10 कूलम कंडक्टर को देंगे, उसका वोल्टेज 1 वोल्ट बढ़ जाएगा। तो 10 की पावर -10 कूलम देते ही उसका वोल्टेज 1 वोल्ट बढ़ जाएगा, इतना राइज कर जाएगा। तो है ही नहीं किसी काम का, बेकार है। ठीक है, कैपेसिटी बढ़ा लो। तो कैपेसिटी कितना बढ़ाओगे? आर की वैल्यू को इंक्रीज कर दो। 1 फैराड कैपेसिटर की बात करें, मतलब 1 फैराड करना है इसको। बहुत बड़ा कंडक्टर चाहिए होगा यार। देखो, अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, समझ रहे हो? अगर हमें चाहिए 1 फैराड कैपेसिटेंस, C इज इक्वल्स टू 1 फैराड, तो R देखिए कितना चाहिए होगा। C की वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, हमें चाहिए 1 फैराड, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। सो R इक्वल टू, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10 की पावर 9। तो रिक्वायर्ड जो R है वो 9 × 10 की पावर 9 मीटर है। ये पावर 6, ये पावर 9 है। तो इतना बड़ा कंडक्टर चाहिए, तब जाके उसका कैपेसिटेंस 1 फैराड होगा। और यही मैं कल डिस्कस कर रहा था कि 1 फैराड तो पॉसिबल ही नहीं है कैपेसिटेंस बनाना जर्नली, अगर हम सिंपल कंडक्टर से बनाना चाहें, पॉसिबल ही नहीं है। वो तो जुगाड़ वुगाड़ कर लेंगे बाद में, वो बात की बात है। तो इसलिए स्फेरिकल कंडक्टर बेकार है, स्फेरिकल कैपेसिटर बेकार है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी कि 2 स्फेयर हैं, उनके वॉल्यूम का रेशियो, या अगर हमने स्फेयर के वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, डबल कर दिया, तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत आता है क्वेश्चन। पहले आपको रेडियस का रिलेशन निकालना पड़ेगा कि अगर हम वॉल्यूम को डबल कर रहे हैं तो रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। बिकॉज C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, वॉल्यूम। तो कई बार क्या होता है, आप लोग क्या करते हैं कि जैसे ही वॉल्यूम को डबल किया तो आपके माइंड में ये सेट हो जाता है कि रेडियस डबल हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। वॉल्यूम और रेडियस का रिलेशन पता है स्फेयर के केस में 4/3 पाई आर क्यूब है, तो डबल नहीं होगा। तो पहले आप आर का रिलेशन निकालेंगे, जो आर का रिलेशन होगा वही सी का रिलेशन होगा। ठीक, ज़रूरत क्या पड़ी पैरेलल प्लेट की, तो स्फेरिकल में काम नहीं चल रहा, तो हमें कुछ जुगाड़ करना है, कैपेसिटी को बढ़ाना है, एबिलिटी को बढ़ाना है, उसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना है। तो करते क्या है कि एक नॉर्मल कंडक्टर ले लिया हमने, सिंपल कंडक्टर, इस पर चार्ज दे दिया, क्यू चार्ज सप्लाई कर दिया, और इसका पोटेंशियल हो गया वी वोल्टेज, और ये वोल्टेज जो है वो ब्रेक डाउन के बराबर हो गई। ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब इससे ज़्यादा हम इस पर चार्ज सप्लाई नहीं कर सकते ना, उसी कि चार्ज अगर हमें और सप्लाई करना है, इसकी स्टोरेज को बढ़ाना है, तो क्या करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि न्यूट्रल कंडक्टर इसके सामने ला के रख देते हैं। न्यूट्रल कंडक्टर इंडक्शन पढ़ाया था ना चैप्टर नंबर 1 में, उसी लिए पढ़ाया था कि जैसे ही ये न्यूट्रल कंडक्टर आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो नेगेटिव चार्जेस इस वाले फेस पर आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस इस फेस पर चले जाएंगे। तो फ़ायदा क्या हुआ इससे, तो फ़ायदा ये हुआ कि एक चार्ज हमने यहाँ पे रखा था, सपोज Q1, यहाँ पर हम पोटेंशियल निकालना चाहते थे V, तो V की वैल्यू थी KQ/R। अब हमने क्या किया कि इसको चार्ज दे दिया Q, इस पर नेगेटिव चार्जेस आ गए। कितने नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, -Q, इस पर +Q, जितना हमने दिया उतने नेगेटिव इंड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि कंडक्टर है
और कंडक्टर की प्रॉपर्टी यही होती है, चार्जेस इंड्यूस कर लेता है वो, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गए। तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया -Q। इसकी वजह से इस पॉइंट का पोटेंशियल, डिस्टेंस मान लीजिए R2 है, तो यहाँ पर अगर हम नेट पोटेंशियल निकालेंगे V, तो वो क्या हो जाएगा, Q मान लीजिए, Q/R1, और इसका नेगेटिव पोटेंशियल -KQ/R2। व्हाट विल हैपन, पहले था KQ/R1, सपोज 10 वोल्ट था इसका पोटेंशियल, ब्रेकडाउन वोल्टेज। इस नेगेटिव चार्ज के इंड्यूस होने से कुछ वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें से कम हो जाएगी, कितनी बचेगी, 8 वोल्ट। कम हो गया पोटेंशियल कि नहीं हो गया। अभी तक क्या हो रहा था कि 10 वोल्ट पर ब्रेकडाउन हो जा रहा था, तो हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ उस कंडक्टर के सामने एक दूसरा कंडक्टर रख दिया, जिसकी वजह से एक नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो गया। उस नेगेटिव वोल्टेज ने क्या काम किया, इसके पोटेंशियल को ड्रॉप कर दिया, कम कर दिया। 10 वोल्ट पे ब्रेकडाउन हो रहा था, इसको और कम कर लीजिए, -4 इसका ऐड हो गया, तो बचा आपके पास 6 वोल्ट। अब ये ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं रही, ब्रेकडाउन तो 10 पर होना है, अब मिल रहा है हमें 6, तो ब्रेकडाउन तो नहीं होगा, और जब ब्रेकडाउन नहीं होगा तो लीकेज नहीं होगी, और जब लीकेज नहीं होगी तो हम और चार्ज इसको सेंड कर सकते हैं। कहाँ तक कर सकते हैं, जब तक ये इंक्रीज करके 10 वोल्ट नहीं हो जाए। तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ, हो गया फायदा, कि थोड़ी सी चार्ज की कैपेसिटी बढ़ गई। तो एक क्वेश्चन यहाँ से रेडी हो जाता है आपके लिए, कि अगर एक चार्ज कंडक्टर के सामने कोई न्यूट्रल कंडक्टर रख दें तो क्या होगा। तो दो चीज याद रखनी है, चार्जेस इंड्यूस्ड, और जब चार्ज इंड्यूस होंगे तो पोटेंशियल विल ड्रॉप। गॉट इट। बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि अगर चार्ज कंडक्टर के सामने कोई न्यूट्रल कंडक्टर रख दिया तो व्हाट विल हैपन। तो चार्जेस इंड्यूस होते हैं और पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। लेकिन बात ये है कि इस नेगेटिव चार्ज का तो हमने इफेक्ट आपको दिखा दिया, ये नेगेटिव चार्ज, साथ में तो पॉजिटिव चार्ज भी इंड्यूस हुए हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, इसका भी तो कुछ पोटेंशियल होगा, वो इसमें ऐड हो जाएगा, KQ/R3। तो ये 6 वोल्ट नहीं है, इसमें कुछ ऐड हो गया इस पॉजिटिव की वजह से। तो फायदा तो मिला, 10 से 8 हमने कर दिया, चार्ज हम और इस पे स्टोर कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा। बहुत ज़्यादा बेनिफिट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज गड़बड़ कर रहा है, ये वाला पॉजिटिव। किसी तरीके से इसको हटा दो, बहुत आसान तरीका है, इस वाली साइड को अर्थ से कनेक्ट कर दो, अर्थिंग। इसका पोटेंशियल कितना, 0, पॉजिटिव पोटेंशियल, चार्ज विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये सारे के सारे चार्ज डिसअपियर हो जाएंगे आपके। अब स्टोरी सेट हो गई कि जो पॉजिटिव चार्ज गड़बड़ कर रहा था, ये वाला, इसको तो हमने हटा ही दिया, ये वाला हट गया, तो बचेगा कितना, अगेन 6 वोल्ट। दैट मीन्स द पोटेंशियल ऑफ दैट कंडक्टर, इस वाले कंडक्टर की, रैपिडली डिक्रीजेस, बहुत तेजी से डिक्रीज हो जाती है, और यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक प्लेट होती है जिसपे हम चार्ज रखते हैं, उसके सामने दूसरी प्लेट रखी जाती है, और उस प्लेट के एक फेस को ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, तो उसकी कैपेसिटी राइज कर जाती है। क्लियर। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
ऐसे काम करता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। अच्छा एक चीज़ और यहाँ मैं बता दूँ आपको कि हमने ये 2 प्लेट रखी थी, इस पे चार्ज हमने दिया था प्लस क्यू, इस पे चार्जेस इंड्यूस हुए थे माइनस क्यू, ये ग्राउंड से हमने कनेक्ट कर दिया अर्थिंग। क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, नेट चार्ज कितना है। तो कैपेसिटर तो ये दोनों मिलके बना रहा है, तो क्यू नेट कितना हुआ। हाँ तो मैं बात कर रहा था इसके नेट चार्ज की, कि कैपेसिटर तो जो बना है वो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि इन दोनों प्लेट्स को मिला के बना है, तो इस पर नेट चार्ज कितना होगा। तो देखने में लगेगा प्लस क्यू माइनस क्यू 0, तो नेट चार्ज 0 होगा, नहीं इसका नेट चार्ज क्यू होगा। ओके हमने चार्ज इसको क्यू दिया है, इस पे माइनस क्यू तो इंड्यूस्ड हुआ, वो एक अलग बात है, इंड्यूस्ड हुआ ग्राउंड किया वो सब बातें अलग, लेकिन हम कितना चार्ज दे रहे हैं, हम क्यू चार्ज दे रहे हैं। कैपेसिटर पर टोटल चार्ज उसको माना जाता है जो हम पॉजिटिव प्लेट पर देते हैं, या जितना चार्ज पॉजिटिव प्लेट पर होता है, दैट इज द टोटल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। देयर इज अ प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, इसके सामने एक दूसरी प्लेट आपने रख दी, इसका एक फेस नेगेटिवली चार्ज होगा, दूसरा ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज होंगे, इन दोनों के बीच की कुछ डिस्टेंस होगी, इनका एरिया होगा, ये चार्ज डेंसिटी मान लीजिए सिग्मा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। एक पॉजिटिव प्लेट है एक नेगेटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा हमें दैट विल बी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमने पढ़ा था, सॉरी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा होता है क्यू बाई ए। कैपेसिटेंस हमें निकालना है, तो कैपेसिटेंस होता है चार्ज बाई पोटेंशियल क्यू बाई वी। तो क्यू तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए, चार्ज डेंसिटी हमें मालूम है, एरिया ऑफ प्लेट मालूम है, तो चार्ज निकल जाएगा, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ई है, तो एक रिलेशन हमने पढ़ा था E इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी आर, कि पोटेंशियल इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, लेकिन इसमें जो पोटेंशियल होगा पैरेलल प्लेट्स के अंदर दैट विल बी यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म में ये रिलेशन हो जाता है आपका V बाई आर, चेंज तो हो ही नहीं रहा डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पोटेंशियल, तो V बाई आर, तो V को हम लिख सकते हैं E इंटू आर। आर क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी मानी है D, तो पोटेंशियल हो जाएगा V इज इक्वल्स टू E इंटू डी। सो कैपेसिटेंस विल बी Q बाई V, Q की जगह पर सिग्मा ए और V की जगह पर ई डी। सो C इज इक्वल्स टू सिग्मा ए बाई ई की जगह पे आप लिख सकते हो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट ऊपर ए बाई डी। सी किस किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर 1 एरिया ऑफ प्लेट, बढ़ाते चले जाइए, नंबर 2 डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप एरिया नहीं बढ़ा पा रहे तो डिस्टेंस को कम कर दो, सेपरेशन को, तो भी तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। स्फेरिकल में ऐसा कुछ नहीं था, स्फेरिकल में तो बहुत सिंपल था कि आप स्फेयर को बड़ा करते जाएं, जितना स्फेयर को आप बड़ा करेंगे कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल गया कि आप डी को डिक्रीज कर दें पैरेलल
प्लेट्स को बहुत नज़दीक रख दें तो कैपेसिटेंस आपका वो राइज होता चला जाएगा। तो 0 कर दें तो क्या हो जाएगा C। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा, इन्फिनिट हो गया। जितना मर्जी उतना चार्ज स्टोर कर दो इस पर। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं है? ये तो इन्फिनिट देखने में लग रहा है ना। एक प्लेट ये है और इसके साथ ही आपने दूसरी प्लेट रख दी और इस दूसरी प्लेट का एक पार्ट तो ग्राउंड से कनेक्ट है। तो हम कर क्या रहे हैं? बेवकूफ़ी कर रहे हैं, इधर चार्ज सेंड कर रहे हैं प्लस Q। वो चार्ज इस पे जा रहा है कंडक्टिंग प्लेट पे, उससे इस पे जा रहा है और इससे ग्राउंड पे आ जा रहा है। तो इस पर तो स्टोरी नहीं हो रहा, स्टोरेज हो ही नहीं रही। ये बिल्कुल वैसी बात है कि एक बकेट आपने ले ली 5 लीटर की और नीचे उसमें होल कर दिया और ऊपर से पानी डाले जाओ कि जी इसकी कैपेसिटी तो इन्फिनिट है। तो ये वो काम किया आपने। तो डी को कम करने की भी एक लिमिट है, 0 नहीं कर सकते। 0 कर दोगे तो इन्फिनिट हो जाएगा और वो इन्फिनिट किसी काम का नहीं, बेकार हो जाएगा कैपेसिटर आपका, यूजलेस। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि स्फेरिकल में एक प्रॉब्लम और आ रही थी। स्फेरिकल में एक प्रॉब्लम ये थी कि अगर हम स्फेयर पे चार्ज देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, चार्ज हमने दिया स्फेयर को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा और बहुत दूर तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड फैला होगा। जितनी दूर तक इलेक्ट्रिक फील्ड फैला होगा आपकी जो एनर्जी है वो भी उतनी ही दूर तक होगी, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के फॉर्म में होती है। ये हम आगे प्रूफ करेंगे। तो हमें क्या करना है? हमें एनर्जी को बाउंड करना है, तभी तो वो हमें इंस्टेंटली मिलेगा। इसमें अनबाउंडेड एनर्जी है। और पहला प्लेट में हमने क्या किया? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड हो गया तो बाउंडेड फील्ड। तो हमारी जो एनर्जी जो बिखरी हुई थी उसको हमने बाउंड कर लिया। एक फ़ायदा ये भी हो गया।